हेलो एवरीवन। आज के हमारे टॉपिक में हम लोग इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स करेंगे 24 अप्रैल वाले। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स, इसमें खुदाई खिदमतगार, आर्टिकल 164 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, महाराष्ट्र इलेक्शन से रिलेटेड, क्लासिकल स्वाइन फीवर क्या होता है, कृषि कल्याण अभियान क्या है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी क्या है, खोंजम डे क्या होता है और डीप न्यूट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुदाई खिदमतगार के बारे में। देखो, ये 23 अप्रैल को ना 1930 को एक इंसिडेंट हुआ था जो बेसिकली खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को लेके एक किस्सा ख्वानी बाज़ार में एक मैसाकेर हुआ था। मैसाकेर मतलब हत्याकांड, जो कि कहाँ पर है, पेशावर के अंदर। ये मैं आपको भी मैप पे दिखाऊंगा। इसको 90 ईयर्स हो चुके हैं। 1930 में हुआ था, अब 2020 के अंदर इसको 90 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये खुदाई खिदमतगार कौन थे और ब्रिटिश ने के अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट जो चलाई थी, नॉन वायलेंट मूवमेंट, वो क्यों चलाई थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये वो एरिया है, वो मैसाकेर का एरिया जो था, पेशावर का जो ये बाज़ार था। यहाँ पर इन लोगों ने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की थी लोगों ने, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इनके ऊपर गाड़ियाँ चला रही थी, इसलिए यहाँ पर एक बहुत लार्ज हत्याकांड हो गया था। तो जनरली इसको हम भूलते जा रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग इसके 90 ईयर्स हो चुके हैं, उसी पे बात की गई है। अब देख लेते हैं ये एरिया है कहाँ। देखो, ये जो मैप है ना, ये पाकिस्तान का बनाया हुआ मैप है, इसलिए इन्होंने हमारे इस एरिया को, पीओके को कट करके अपना एरिया बता रखा है। तो पेशावर जो है वो यहाँ पे है पाकिस्तान में, इस ऊपर नॉर्थ वेस्ट एरिया में। इसी को हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी बोलते हैं। और ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान की अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो इस्लामाबाद है। बहुत सारे लोगों को ना इसमें कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत सारे नाम आते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, लेकिन इनकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। ये हैं अब्दुल गफ़्फ़ार खान। आप लोगों ने दिल्ली में नाम सुना होगा, खान मार्केट, गफ़्फ़ार मार्केट, वो इन्हीं को ऑनर करने के लिए बनाए गए हैं। अब जो खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान थे, इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी खुदाई खिदमतगार की, और ये बहुत ही बड़े एक पॉलिटिकल लीडर थे। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 1890 से और 1988 के अंदर इन्होंने ही लिव्ड फॉर दिस पीरियड, और 1987 में इनको भारत रत्न भी मिला था। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके और भी जो नाम थे, देखो, इनको बादशाह खान भी बोलते थे। बच्चा खान जो था इनका नाम था, निकनेम था इनका। और ये एक पाश्तून थे। पाश्तून क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और ये मोहनदास गांधी, हमारे महात्मा गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को स्टार्ट किया था। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है, खुदाई मतलब गॉड और खिदमतगार मतलब सर्वेंट्स। तो हु आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। 1929 में इन्होंने मूवमेंट की लॉन्च किया था। अब पाश्तून क्या होते हैं, पाश्तून जो होते हैं ना, ये इनको आप पख्तून्स भी बोल सकते हो, इनको पुश्तून भी बोल सकते हो। ये एथनिक ग्रुप है अफ़गान के, इनको आप पठान भी बोलते हो। बेसिकली ईरानिक एथनिक ग्रुप हैं जो कि साउथ और सेंट्रल एशिया में रहते हैं। इनकी लैंग्वेज जो है वो पाश्तो होती है, और कभी कभी ये लोग उर्दू का भी यूज़ करते हैं। और इनका जो प्राइमरी एरिया है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होता है। और खैबर पख्तूनवा क्या होता है, खैबर पख्तूनवा कुछ भी नहीं होता है, ये वही होता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो होता है उसी को खैबर पख्तूनवा बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ अफ़गानिस्तान के पास है। ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अभी। ये देखो, जो मैंने आपको उस टाइम बताया था ना, ये ओरिजिनल इंडिया का मैप है। इसके अकॉर्डिंग ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये हमारा देश इंडिया है। ये जो रीजन है इसको खैबर पख्तूनवा बोलते हैं, इस रीजन को। यही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहीं पर हमारा पेशावर है, यहीं पे वो मैसाकेर हुआ था। अब खुदाई खिदमतगार कौन थे, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट चलाई गई थी। इसे अब्दुल गफ़्फ़ार खान जी ने चलाया था। वो एक पाश्तून के फ्रीडम फाइटर थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से। अब आपको सब पता चल गया गफ़्फ़ार खान कौन थे, पाश्तून कौन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहाँ पे है। इसलिए ऐसे पहले बता के फिर रीड करना ईजी होता है। ओवर द टाइम इस मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल कलर ले लिया था, जो कि ब्रिटिशर्स के नोटिस में आ गया था कि इनकी प्रोमिनेंस ग्रो हो रही है उस रीजन के अंदर। इसी को लेकर अब्दुल गफ़्फ़ार खान जी को अरेस्ट कर लिया गया था, और जो मूवमेंट थी ना, उन्होंने फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से सपोर्ट नहीं मिला था। Members of the खुदाई खिदमतगार वर organized
and men stood out because of the bright red shirts they wore as uniforms while the women wore black garments. ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द मोमेंट इन विच द men were highlighted in red shirts and women wore black garments. तो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी. फिर हम बात करते हैं कि इन लोगों ने ये बहुत ऑर्गेनाइज अब था कि ये मैसाकर हुआ क्यों था. देखो, अब्दुल गफ्फार खान और अदर लीडर्स जो थे ना, इनको अरेस्ट कर लिया गया था 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने, अब जब इन्होंने एक स्पीच दी थी इन द टाउन ऑफ उत्मनजई. ठीक है, तो अब जब खान जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो इसने क्या किया था, इट्स स्पर्ड प्रोटेस्ट. जो प्रोटेस्ट थे ना उनको और प्रेरित कर दिया था. ऐसे वर्ड्स का ना यूज़ करना, जैसे ये वर्ड है स्पर्ड, इन वर्ड्स का यूज़ करना मेंस के आंसर में बहुत हेल्पफुल होता है. तो इनको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए. और नेबरिंग टाउन्स के अंदर, जिसमें पेशावर भी इंक्लूडेड था. तो ये जो सारे प्रोटेस्ट थे ना, ये इस किस्सा ख़वानी बाज़ार में भी शुरू हो गए थे. अब हुआ क्या था, किस्सा ख़वानी बाज़ार का आप मैसाकर में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ना एक क्रैकडाउन लगा दिया था इन लीडर्स के ऊपर इस बाज़ार के अंदर. इसको लेकर, इसी रिस्पॉन्स को लेकर यंग वुमेन ने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने रिवोल्यूशनरीज की टैक्टिक्स जो अडॉप्ट की थी. और विमेन ने ऐसा क्यों किया था कि विमेन जो थी ना वो अनडिटेक्टेड मूव कर पा रही थी ईजिली. उस टाइम के ऊपर विमेंस के ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस फील नहीं करते थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स यूज टू फील कि विमेन वॉन्ट बी एबल टू रिवोल्यूशनाइज दिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट. अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स बाय खुदाई खिदमतगार एक्टिविस्ट, ब्रिटिशर्स मूवमेंट ने ना, ब्रिटिशर्स मेंबर्स ने ना इन लोगों को हैरेस किया था, अब्यूज़ किया था. कोअर्सिव टैक्टिक्स मतलब इनको फोर्स किया था कि ये, और इनके ऊपर फिजिकल वायलेंस भी किया गया था, रिलीजियस परसिक्यूशन भी हुआ था. और तो लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वुमेन के ऊपर भी वायलेंस और ब्रुटैलिटी होने लग गई थी. तो अगस्त 1931 में खुदाई खिदमतगार ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर लिया था. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, खुदाई खिदमतगार ने अपोज किया था पार्टीशन को भी. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेंस का कुछ क्वेश्चन बनता है कि who are the groups and the organizations that opposed partitions, तो उसमें एक था खुदाई खिदमतगार. और they were not in the favor of creation of independent nation of Pakistan. 1947 के बाद जो था खुदाई खिदमतगार slowly found their political influence decreasing, और इसलिए इनका जो ये पूरी की पूरी मेमोरी है ना ये वाइप आउट हो गई थी. तो बस रिमेम्बरेंस में ये न्यूज़ है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 164(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मुद्दा क्या है, देखो, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे. उनकी जो सीएम की जो सीट है ना वो सिर्फ 24 मई तक है. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 6 मंथ्स होने वाले हैं. किस चीज़ को 6 मंथ्स होने वाले हैं ये देखना है. देखो, उन्होंने ओथ ली थी 28 नवंबर को. ठीक है, लेकिन उस टाइम जब वो चुन के आए थे तो वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं थे. यानी कि ही वाज नॉट एन एमएलए, नीदर ही वाज एमएलसी. ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे. लेकिन आर्टिकल 164(4) क्या बोलता है कि आपको किसी न किसी हाउस का मेंबर होना है. अगर आप नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स तक सीएम बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. तो अगर आपको 6 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हम बाई इलेक्शंस करते हैं कंडक्ट. बाई इलेक्शंस किस चीज़ के लिए किए जाते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं एमपीज़ के लिए, एमएलए के लिए, एमएलसीज़ के लिए. लेकिन राज्यसभा ने क्या किया है कि राज्यसभा ने बाई इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए. क्यों, बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो अब ये ज़्यादा सीएम उसके बाद सीएम रह नहीं सकते. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यही बोला आर्टिकल 164 में कि अगर आप नॉन लेजिस्लेटर हो तो आप 6 मंथ्स तक रह सकते हो. तो ऑल्टरनेटिव क्या होता है भाई, 6 मंथ्स के बाद भी अगर इनको सीएम रहना है तो ऑल्टरनेटिव क्या है. ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है ना वो नॉमिनेट कर सकता है किसी भी इंसान को. जैसे हमारे राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 80 पार्ट 3 में आता है, 80 पार्ट 3 में आता है राज्यसभा का. उसी तरीके से आर्टिकल 171 के हिसाब से गवर्नर जो हैं इन फील्ड में एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं. इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, राज्यसभा में और ये स्टेट लेवल के ऊपर ये जो है ना कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये एक एडिशनल फैक्टर मिलता है स्टेट लेजिस्लेचर को. ये उनके पास नहीं होता, राज्यसभा के पास नहीं होता. राज्यसभा में होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस. इसका मैंने आपको एक राज्यसभा के लिए शॉर्टकट पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ, CLASS.
जो नॉमिनेट का इसमें क्लास में LASS को याद रखो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, सी को भूल जाओ। 12 मेंबर्स होते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी हैं, ये इस तरीके से मेंबर बन सकते हैं अगर इनको अपनी चेयरमैनशिप को कंटिन्यू रखना है आगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी है ना, वो किसी भी फील्ड के इनमें से ना किसी भी फिट नहीं होते। लेकिन हम कह रहे हैं कि सोशल सर्विस का जो एक स्कोप है ना वो वाइडर होता है, तो मे बी वो इसमें फिट हो जाए। अभी डिपेंड करता है गवर्नर के ऊपर कि वो इनको इलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना 2 लोगों की सीट खाली है, जो कि बेसिकली एनसीपी के थे। उन्होंने वही सीट छोड़ के वो बीजेपी की साइड ज्वाइन हो गए थे। तो ये 2 सीट के ऊपर क्या अगर गवर्नर इनको सेलेक्ट कर देते हैं नहीं करते, ये डिपेंड करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि जो सेक्शन 151A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो गवर्नर के ऊपर एक बार लगा रहता है डिस्क्रिशनरी पावर का, कि भाई गवर्नर के ऊपर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है नॉमिनेट करने की। नॉमिनेट करने की जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर है, और जो कि किससे होनी चाहिए? कैबिनेट मेंबर्स की एडवाइस से बाउंडेड है। तो अभी कैबिनेट मेंबर्स कौन कौन है? कैबिनेट मेंबर्स वही हैं सारे जो सीएम के लोग हैं, ये उद्धव ठाकरे और एनसीपी वाले। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव से जाओ चाहे डिस्क्रिशनरी से जाओ, ये दोनों साइड से ही गवर्नर के ऊपर एक काइंड ऑफ बाउंडिंग ही हो गया है। तो और दूसरी चीज़ ये भी बोलता है कि जो एम्प्टी सीट है ना, जो वैकेंट सीट है, उसके ऊपर जो मेंबर था उसका टर्म चेक किया जाता है, उसका टर्म कितना रिमेनिंग है। तो जो हमारे जो मेंबर्स गए हैं उनकी जो सीट का उसका जो टर्म है वो लेस देन 1 ईयर रिमेनिंग है। तो अगर लेस देन 1 ईयर रिमेनिंग होता है ना, फिर उसके ऊपर आप किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते हो। देखो, इट सेज इलेक्शन और नॉमिनेशन टू वैकेंट सीट्स इन द legislating council cannot be done if the remainder of the term of a member in relation to vacant seat is less than 1 year। तो जो सीट का जो वो था ना टर्म, वो भी जून में ख़त्म होने वाला था। तो इसलिए ये जो है उद्धव ठाकरे जी जो हैं, ये नॉमिनेशन सीट के ऊपर भी नहीं जा सकते। तो अब आगे कैसे बात बनेगी? अब व्हाट नेक्स्ट? देखो, तो उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो सीएम कब तक रह सकते हैं? 28 मई तक। टेक्निकली इसके बाद जो ये हैं इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा और दोबारा से ओथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास MLAs हैं, तो ये लोग दोबारा से अपनी गवर्नमेंट में आ सकते हैं। बट स्टिल ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो दोबारा 6 मंथ्स के लिए रहेंगे। फिर इनको किसी ना किसी स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए बाईपोल्स कराने पड़ेंगे। लेकिन कोविड-19 के अकॉर्डिंग कुछ पता नहीं है बाईपोल्स हो पाएंगे नहीं। तो ऐसा ही एक केस पंजाब में भी हुआ था, जहाँ पर तेज प्रकाश सिंह जी थे, वो 6 मंथ्स के बाद दोबारा से सीएम बन गए थे। लेकिन इसी चीज़ को ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत ही इम्प्रॉपर, अनडेमोक्रेटिक और इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं हो, आप 6 महीने के लिए सीएम बनते हो, फिर आप रिज़ाइन करते हो, फिर आप दोबारा से ओथ ले लेते हो। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट है। हालांकि इस जजमेंट का तेज प्रकाश सिंह के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन सेम चीज़ को उद्धव ठाकरे जी लेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हॉग कॉलरा और क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन से देखो, स्वाइन के बारे में ना बहुत कन्फ्यूजन्स रहती हैं बच्चों को। स्वाइन क्या होता है? एक्चुअल में जो हिंदी में वर्ड होता है वो सुअर होता है। तो जो यंग स्वाइन होता है ना, उसको पिग बोलते हैं। यंग स्वाइन को हम पिग बोलते हैं, और जो अडल्ट होता है उसको हम स्वाइन बोलते हैं। तो बेसिकली इसकी एक कंटेजियस डिजीज़ है, जो ये जनरली ह्यूमंस को हार्म नहीं करती हैगी, और ये वायरल डिजीज़ है, जिससे वायरल डायरिया हो जाता है पिग्स के अंदर और शीप में भी। इंडिया के लिए कंसर्न इसलिए है क्योंकि हर साल इससे 400 करोड़ का नुकसान हो जाता है, और जो पिग्स की पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। इंडिया को करंटली 22 मिलियन डोजेस चाहिए क्लासिकल स्वाइन फीवर के वैक्सीन के, और करंटली 1.2 मिलियन डोजेस जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और इसका प्रोडक्शन का जो वो है रेट इतना लो क्यों है? क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है ना वो स्प्लीन ऑफ रैबिट से निकाला जाता है। अब देखो, स्प्लीन को समझने की कोशिश करो। जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, अज्यूम कर लो ये ह्यूमन बॉडी है, थोड़ा फनी है। इसमें ना एब्डोमेन का जो रीजन होता है ना, इसके अपर इस पार्ट के अंदर ना यहाँ पर एक पर्पल सा ऑर्गन होता है। वहाँ पे वो क्या करता है कि ब्लड फिल्टर करने का काम करता है। एब्डोमेन में एक ऑर्गन होता है, वो ब्लड फिल्टरिंग का काम करता है। तो रैबिट का जो बॉडी का रीजन होता है ना, स्प्लीन, वहाँ से इस क्लासिकल स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बनाई जाती है। नेक्स्ट में आता है कृषि कल्याण अभियान के ऊपर। तो कृषि कल्याण अभियान की बात करते हैं तो ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा। ये है क्या? पहले 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। इसका एम है
aid, assist and advise the farmers to improve the farming techniques to increase their incomes. जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए, उनको टेक्निकल और अदर सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकें। अभी कहाँ पे लॉन्च होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? कृषि कल्याण विल बी अंडरटेकन इन 25 विलेजेस विद मोर देन 1000 पॉपुलेशन ईच इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 25 विलेजेस में लिया जाएगा जिसकी पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में वो कंसल्टेशन के साथ होगा, जिसको नीति आयोग ने बताया। नीति आयोग के बारे में मैं इसके न्यूज़ के लास्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। और एक और इसमें एडिशनल पॉइंट है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर नंबर ऑफ़ विलेजेस इज़ लेस देन 25 और पॉपुलेशन उनकी 1000 से ज़्यादा है, उसमें सारे के सारे कवर कर लिए जाएंगे। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है 25 विलेजेस का, वो उनके कृषि विज्ञान केंद्र से किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट का एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन होगा। अब वेरियस एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगे ऐसी प्रैक्टिसेस के लिए? देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, 100% कवरेज ऑफ बोवाइन वैक्सीनेशन, फुट एंड माउथ डिसीज़ इन ईच विलेज। ये कैटल को हो जाती है, गाय भैंसों को ना फुट के माउथ डिजीज़ हो जाती है। 100% कवरेज ऑफ शीप एंड गोट फॉर इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनी किट्स फॉर पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। दाल के और जो तेल के बीज होते हैं उनके स्मॉल किट्स दिए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री, बैम्बू प्लांट के 5 रुपीज़ पर फैमिली के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 100 NEDAP पिट्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम्स होंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग प्रैक्टिस होगा। ये सब टेक्निक्स हैं। अब थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में, अगर नीति आयोग के उसकी इंस्ट्रक्शन से ही हो रहा है तो देख लेते हैं। नीति आयोग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करता है और उसमें एक बॉटम अप अप्रोच होती है। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, बॉटम अप अप्रोच। ये मेंस के आंसर में यूज़ किया जा सकता है। इसका एक 15 ईयर का रोड मैप है और ये काम करता है कि इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के। हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 15 ईयर्स के लिए हैं। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के गोल हैं ये। 2015 से 2030 तक का टारगेट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इसी की बात करें अगर हम नीति आयोग की, तो ये 2015 में बना था और इसने पहले जो प्लानिंग कमीशन था ना उसी को रिप्लेस करके हम लोगों ने नीति आयोग बनाया। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं और इसके अमिताभ कांत इसके CEO हैं। इसकी पेरेंट एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स वैक्सीनोलॉजी क्या होता है। देखो, तमिलनाडु के जो रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने एक वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप किया है जो कि SARS-CoV-2 को रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का जो यूज़ किया गया था ना, वो वैक्सीन डेवलप करने के लिए किया गया था, जिसका नाम था मेनिनगोकल एंड स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस के लिए। रिवर्स टेक्नोलॉजी होती क्या है? रिवर्स टेक्नोलॉजी में होता है द प्रोसेस ऑफ एंटीजन डिस्कवरी फ्रॉम जीनोम इन्फॉर्मेशन। जीनोम की इन्फॉर्मेशन से हम लोग उसका एंटीजन निकालते हैं। तो ये विदाउट हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स की जाती है, विदाउट कल्चरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में होता क्या है, सिलिको एनालिसिस होता है मल्टीपल जीनोम सीक्वेंस का, और ट्रांसक्रिप्टोमिक एंड प्रोटियोमिक डेटा सेट्स होते हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाता है एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। अब इसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं? देखो, फाइंडिंग वैक्सीन टारगेट्स इजीली और एफिशिएंटली मिल जाते हैं और ओनली प्रोटीन्स कैन बी टारगेटेड यूजिंग दिस प्रोसेस। लेकिन कन्वेंशनल वैक्सीनोलॉजी होती है ना, वो बायोमोलिकुलर टारगेट्स को भी यूज़ करती है जो कि होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। हम लास्ट के 2 बात कर लेते हैं, फैक्ट्स क्या क्या प्रीलिम्स के। खॉन्जम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। ये ट्रिब्यूट है उन हीरोज़ का जिन्होंने एंग्लो मणिपुरी वॉर के लिए फ़ाइट की थी 1891 में, जो कि ब्रिटिश से फ्रीडम के लिए था। और डीप न्यूट्स क्या होते हैं? डीप न्यूट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ना क्वेश्चंस पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो आए हुए हैं। एंड स्पेशली कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एक टर्म आता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे डीप न्यूट्स के बारे में पूछ लेंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्लाउड कंप्यूटिंग से, या फिर साइबर अटैक से, किससे रिलेटेड है। तो डीप न्यूट्स होते क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और वीडियोज़ होती हैं जिसको साइबर क्रिमिनल यूज़ करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है
सुपर इम्पोज करते हैं डिजिटल कॉम्पोजिट को, यानी कि एग्जिस्टिंग वीडियो, फोटो और ऑडियो के ऊपर ही और लेयर्स बनाए दिए जाते हैं। इसका कंसर्न क्या है, देखो, बिकॉज ऑफ हाउ रियलिस्टिक डीप फेक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस कैन बी, द टेक्नोलॉजी इज कैन बी, टेक्नोलॉजी जो है ना वल्नरेबल है फॉर साइबर क्रिमिनल्स, जो इससे क्या कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं लोगों को। तो ये हो गया आज का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजन के पढ़ेंगे।